हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किसे कितना मार्क्स आता है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम बेस्ड। आप देख रहे हैं ये एक फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, दैट इज एलएस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है मोनोकॉट एम्ब्रियो का। आपको फाइंड आउट करना है ए, बी, सी और डी। ओके, तो द गिवन फिगर shows the LS of a monocot embryo. Choose the correct labeling for A, B, C and D marked in the figure from the options given below. तो ज़रा ध्यान से देखिए, ए ये वाला पोर्शन आपको बताना है, बी आपको ये वाला पोर्शन बताना है, उसके नीचे दिया हुआ है ये शूट एपेक्स, सी आपको ये वाला पोर्शन बताना है, इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है रेडिकल, रूट कैप और उसके नीचे वाला पोर्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख ले। फर्स्ट ऑप्शन में है ए कोलियोप्टाइल, बी स्क्यूटेलम, सी इपीब्लास्ट, डी कोलियोराइजा। दूसरा ऑप्शन है ए स्क्यूटेलम, बी कोलियोप्टाइल, सी कोलियोराइजा, डी इपीब्लास्ट। तीसरा ऑप्शन देख ले, ए स्क्यूटेलम, बी इपीब्लास्ट, सी कोलियोप्टाइल, डी कोलियोराइजा। और चौथा ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं ए स्क्यूटेलम, बी कोलियोप्टाइल, सी इपीब्लास्ट, डी कोलियोराइजा। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए इज स्क्यूटेलम। आपको पता है कि ग्रासस फैमिली में या मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है जिसे स्क्यूटेलम कहा जाता है। तो ए हो गया स्क्यूटेलम। बी आप देख रहे हो शूट एपेक्स के ऊपर के पार्ट को बोला जा रहा है, विच इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोप्टाइल। C is epiblast and D is कोलियोराइजा, जो रूट कैप को भी क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, A स्क्यूटेलम, B कोलियोप्टाइल, C epiblast and D1 is कोलियोराइजा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, spermatids are transformed into sperm by a process called. Spermatids are transformed into sperm by a process called. Option A spermiogenesis, option B spermiation, option C insemination, option D spermatogenesis. जल्दी से बताइए, अगर spermatids ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पर्मियोजेनेसिस। मस्ट रिमेंबर स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन हम लोग क्या देखते हैं, जब सर्टोली सेल्स के हेड में स्पर्म हेड जब एम्बेडेड होता है और फाइनल रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इंसेमिनेशन आप जान रहे हो, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। Spermatogenesis, the whole process of formation of sperm is called spermatogenesis. Now the next question is, which of the following ions plays an effective role in the activity of IUDs? जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा आयन बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है इन द एक्टिविटी ऑफ IUDs, दैट इज इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी अमोनियम। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉपर। इसीलिए आपने कई सारे कॉपर रिलीजिंग IUDs के बारे में पढ़ा है, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब कॉपर रिलीजिंग IUDs है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड चूज इट्स करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो एंड चूज इट्स करेक्ट
रिप्रेजेंटेशन। तो ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ एक अनअफेक्टेड मेल और अनअफेक्टेड फीमेल है, मगर इसके ऑफ स्प्रिंग में आप क्या देख रहे हैं? अनअफेक्टेड मेल चाइल्ड, अफेक्टेड मेल चाइल्ड, unaffected female child, affected female child, unaffected male child. Then इस unaffected female child की किसी unaffected male से शादी होती है, तो इसके ऑफ स्प्रिंग में भी आप क्या देख रहे हैं? affected male, unaffected female, unaffected female. तो आई होप आपको ये पिडिग्री चार्ट थोड़ा सा समझ में आया हो। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम्स में या मेडिकल के एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन है द पिडिग्री चार्ट इज़ रॉन्ग एज दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पिडिग्री चार्ट ही रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। बी देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ अ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीजेज लाइक हीमोफीलिया। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया। तो सेक्स लिंक्ड डिजीज का इनहेरिटेंस यहाँ दिखाया जा रहा है, जैसे कि हीमोफीलिया। सी, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। क्या ये कंडीशन दिखाया जा रहा है इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया? और ऑप्शन डी देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ अ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया। या फिर ये सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर दिखाया जा रहा है जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया का इनहेरिटेंस। तो वो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? अनअफेक्टेड फादर है, अनअफेक्टेड मदर है, मगर ऑफ स्प्रिंग में आप देख रहे हो मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है। अनअफेक्टेड फीमेल चाइल्ड से जब नॉर्मल मेल की शादी हो रही है, तो उसका मेल चाइल्ड क्या हो रहा है? अफेक्टेड हो रहा है, जबकि फीमेल चाइल्ड जो है अनअफेक्टेड हो रही है। तो ये क्या कंडीशंस आपको लग रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोजोमल रिसेसिव, तो ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से सेक्स लिंक नहीं है, है ना? वरना क्या होता? फादर भी क्या होता? अफेक्टेड होता अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता। तो यहाँ देख रहे अनअफेक्टेड फादर है, अनअफेक्टेड मदर है, यानी कि ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और किसी तरह इस मेल चाइल्ड और इस फीमेल चाइल्ड में होमोजाइगस कंडीशन हो गया, यानी ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन हो गया। नतीजा ये दोनों कैसे हो गए? अफेक्टेड हो गए। यहाँ ये फीमेल चाइल्ड हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी, जिस मेल के साथ इसकी शादी हुई वो भी अनअफेक्टेड हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। नतीजा one of their child get affected because of the autosomal recessive condition, homozygous condition. चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कोडोन से रिलेटेड है। मैच द कोडोन गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में जो दिए हुए हैं कोडोन है विद देयर रिस्पेक्टिव एमिनो एसिड गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 2 में जो एमिनो एसिड दिए हुए हैं उनके साथ इनको करेक्ट मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला में आप देख रहे हो यू 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 है, दूसरा में जी 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 है, यू सी यू है, सी 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 है, ए यू जी है, और इस तरफ आप देख रहे हो सीरीन है, मिथियोनीन है, फिनाइल एलानीन है, ग्लाइसिन है, प्रोलीन है। तो आपको करेक्ट मैच करते हुए सही आंसर बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को पता है बच्चों, मिथियोनीन को कोड करने वाला सिर्फ एक मात्र कोडोन होता है, दैट इज AUG, जिसे हम लोग इनिशिएटर कोडोन भी कहते हैं। और ये कई बार मैंने आप लोगों से पूछा भी है पिछले प्रैक्टिस टेस्ट में। तो AUG नो डाउट आप जान रहे हो E का 2 होगा, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि इस ऑप्शन में है ना केवल ऑप्शन डी में 3 है, यानी ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। सिर्फ ABC में अब हमें ध्यान देना है, E का 2 है ना। अब आप क्या देख रहे हो कि यू जो है ये फिनाइल एलानीन को कोड करता है, यू फिनाइल एलानीन को कोड करता है, यानी A का 3rd होगा। अगेन आप क्या देख रहे हो, A में भी
A का थर्ड है, B में भी A का थर्ड है और C में भी A का थर्ड है, यानी कि अगेन ये तीन ही ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट आंसर है। बाकी का भी पता होना आपको ज़रूरी है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जेनेटिक कोडोन्स, यानी कि आप जान रहे हो कि टोटल 64 कोडोन्स हैं। 64 कोडोन्स में से 61 कोडोन्स एमिनो एसिड को कोड करते हैं, बाकी के 3 कोडोन्स स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। उनको कैसे लर्न किया जा सकता है या इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कम समय में बनाया जा सकता है, इसके कुछ ट्रिक्स मैंने एक वीडियो में लोड किया है और बताया है, और उसका जो लिंक है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, ताकि आप उसको एक बार ज़रूर देख लें और कोशिश करें कि कैसे ट्रिक से इसको लर्न रखा जा सकता है, ये पोर्शन भी आपका ना छूटे। तो इस पोर्शन को भी आप सही से याद ज़रूर कर लें। यहाँ तो आपको तुरंत आंसर बता दिया जाएगा, मगर ये कोई हल नहीं हुआ। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये डायरेक्ट आंसर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। उस आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये मोटो होना चाहिए आपका। तो इसका मैं आंसर ज़रूर बता दे रही हूँ आपको। इसका आंसर है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, यानी जी जो है ग्लाइसिन को कोड करता है, यू जो है वो आप देखते हो सीरीन को कोड करता है, सी प्रोलीन को कोड करता है और AUG मिथियोनिन को कोड करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मगर ये कैसे हम लोग कम समय में कर सकते हैं, या फिर इस कोडोन के बदले कोई दूसरा कोडोन रहता, 61 कोडोन में से कोई भी कोडोन रहता, तो आप ये कैसे सॉल्व करते, इसका ट्रिक मैंने जेनेटिक कोडोन्स टॉपिक के वीडियो में दे दिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखें और हो सके तो लर्न करें, और अगर उससे बढ़िया ट्रिक भी आप बना सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे विथ न्यू प्रैक्टिस सेट विथ न्यू चैलेंजेस।